पॉइंट नंबर 1001 ये कह रहा है स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग, यानी कि U इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन m स्क्वायर dx अपॉन में EI। प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी ऑफ ए स्ट्रक्चर डिक्रीजेज ड्यू टू एक्सियल फोर्स एंड शियर फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट मेथड जो होते हैं वो होते हैं एक तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, कानीज मेथड, और एक होता है स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। एक बीम है, अगर रिलेटिव स्टिफनेस की बात करें वही दोबारा से कि अगर फार एंड फिक्स्ड है तो रिलेटिव स्टिफनेस I/L, फार एंड हिंज्ड है तो 3I/4L। फोर्स मेथड की बात करते हैं। फोर्स मेथड जो होता है वो उसका एग्जांपल है एक तो 3 मोमेंट इक्वेशन, एक कॉलम एनालॉजी मेथड, जबकि डिस्प्लेसमेंट मेथड के एग्जांपल हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कानीज मेथड और इक्विलिब्रियम मेथड। अगर एक बीम है हॉरिजॉन्टल बीम जिसका एक एंड हिंज्ड है दूसरा फिक्स्ड है, तो हिंज्ड एंड पे अगर यूनिट रोटेशन चाहिए हमें तो उसके लिए जो मोमेंट अप्लाई करना पड़ेगा वो होगा 4EI/L, और m/2 ट्रांसफर हो जाएगा फिक्स्ड एंड पे, तो उस पर जो मोमेंट होगा वो 2EI/L के बराबर आएगा, उसी को कैरी ओवर मोमेंट बोलते हैं। फॉर सिमेट्रिकल टू हिंज्ड पैराबोलिक आर्क, इफ वन ऑफ द सपोर्ट्स सेटल हॉरिजॉन्टली देन हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट गेट्स डिक्रीज। अगर कोई एक जैसे अगर एक 2 हिंज्ड पैराबोलिक आर्क है उसका अगर एक एंड हॉरिजॉन्टली सेटल कर जाए, मतलब खिसक जाए दूर, और सेटल हॉरिजॉन्टली में यही है कि दूर माना जाएगा कि दूर खिसक जाए, तो थ्रस्ट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। सही बात है। कॉलम एनालॉजी मेथड में जो विड्थ हम कंसिडर करते हैं वो करते हैं 1/EI, और जो एरिया कंसिडर किया जाता है वो किया जाता है L/EI। अगर हम 3 मोमेंट इक्वेशन यूज कर रहे हैं तो जो फिक्स्ड एंड होगा कंटिन्यूस बीम का उसको हम एडिशनल स्पैन ऑफ 0 लेंथ से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि व्हाइल यूजिंग 3 मोमेंट इक्वेशन ए फिक्स्ड एंड ऑफ ए कंटिन्यूस बीम इज रिप्लेस्ड बाय एडिशनल स्पैन ऑफ 0 लेंथ। लेकिन ये याद रखना कंटिन्यूस बीम का है ये फिक्स्ड एंड। उसके बाद मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल फॉर ऑब्टेनिंग इन्फ्लुएंस लाइंस वो इज एप्लीकेबल टू। तो जो मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल होता है इन्फ्लुएंस लाइंस ऑब्टेन करने के लिए वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो पहला है ट्रस के लिए, दूसरा स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम एंड फ्रेम के लिए, तीसरा स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर फॉर विच मटेरियल इज इलास्टिक एंड फॉलोज हुक्स लॉ। तो मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल जो कि हम इन्फ्लुएंस लाइन बनाने के लिए यूज करते हैं उसमें वो किस किस के लिए एप्लीकेबल है, ट्रस के लिए एप्लीकेबल है, इसके अलावा स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम और फ्रेम के लिए भी, और स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जिनके लिए मटेरियल जो है इलास्टिक है और हुक्स लॉ फॉलो करता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 1010 ये कह रहा है इन्फ्लुएंस लाइंस फॉर बेंडिंग मूवमेंट इंडिकेट बेंडिंग मूवमेंट एट ए गिवन सेक्शन फॉर एनी पोजिशन ऑफ पॉइंट लोड। मतलब पॉइंट लोड की कोई भी पोजिशन हो एक गिवन सेक्शन पे उसका क्या इफेक्ट होगा अलग अलग पोजिशन ऑफ पॉइंट लोड की वजह से वो हम पता कर सकते हैं। ओके, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी जो होती है वो होती है पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम की अगर बात करें तो DK इज इक्वल टू 2J-R, पिन जॉइंटेड स्पेस फ्रेम के लिए DK इक्वल टू 3J-R। डिस्प्लेसमेंट मेथड में जो स्ट्रक्चर एनालिसिस का डिस्प्लेसमेंट मेथड है, इन डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस द बेसिक अननोन्स जो होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट्स ही होते हैं। हेलिकल स्प्रिंग की बात करें तो जो डेल्टा होता है वो होता है 8W_D⁴ और इसी को हम लिख सकते हैं 64WR⁴ यहाँ पर जो P है P इक्वल टू K डेल्टा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं K इज प्रोपोर्शनल टू 1/डेल्टा एंड K इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/n, क्योंकि डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू n और डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू 1/d⁴ और डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल D⁴, है ना। अब बात करते हैं स्मॉल d क्या है, डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर, कैपिटल D क्या है, मीन डायमीटर ऑफ कॉइल, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, G इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और W इज द एक्चुअल लोड इन द स्प्रिंग और K है स्टिफनेस जिसको बोलते हैं हम AE/L। डेल्टा होता है PL/AE। तो
यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए जितना भी हमें फोर्स चाहिए वही स्टिफनेस होता है। तो डिस्प्लेसमेंट को यूनिट करेंगे तो यहाँ से K मिलेगा हमें AE/L, ठीक है। और P इक्वल टू K डेल्टा होता है। इफ मीन कॉइल का डायमीटर और वायर का डायमीटर डबल कर दिया जाए तो जो डेल्टा होगा वो हाफ हो जाएगा। अगर कॉइल का मीन डायमीटर डबल कर दिया जाए और वायर का डायमीटर भी डबल कर दिया जाए तो जो स्प्रिंग में जो डिफ्लेक्शन आएगा वो हाफ हो जाएगा। सर्कुलर शाफ्ट में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है वो आउटर मोस्ट फाइबर पे मिलता है। जो टॉर्जनल शियर स्ट्रेस वेरिएशन होता है सर्कुलर शाफ्ट में वो लीनियर होता है, न्यूट्रल एक्सिस पे 0 होता है, पोलर एक्सिस पे, है ना। एक क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है, उसमें जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा वो इनर मोस्ट फाइबर पे आएगा। क्लोज्ड कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा विल बी ऑन द इनर मोस्ट फाइबर, ठीक है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होगा क्लोज कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग में वो इनर मोस्ट फाइबर पे होगा। उसके बाद अगर स्प्रिंग जो है दो हाफ में कट कर दी जाए तो स्प्रिंग की जो स्टिफनेस है वो डबल हो जाएगी, क्योंकि K इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, n इक्वल टू नंबर ऑफ रिंग्स कह सकते हैं या टर्न्स कह सकते हैं। जो मैक्सिमम शियर होता है स्प्रिंग में जिस पर टॉर्क लगा हुआ है, स्प्रिंग है जिस पर टॉर्क लगा हुआ है, तो उसमें जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा और ये टॉर्क जो है इसके एक्सिस के अबाउट है, तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा वो आएगा टाउ इक्वल टू TR/J। और इसको सॉल्व करेंगे तो 16T/πd³, ये आता है शियर स्ट्रेस इन स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू टॉर्क अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। और जो स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अपोजिट होते हैं, यानी कि अगर सीरीज में स्प्रिंग को जोड़ेंगे तो S इक्विवेलेंट आएगा 1/S इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/S1 प्लस 1/S2 प्लस 1/S3, और अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो S इक्विवेलेंट इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। अगर क्लोज्ड कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग है और उस पर एक्सियल लोड अगर लग रहा है तो जो स्प्रिंग में जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो होगा 16 × WR/πd³, या फिर कह सकते हैं 2WR/πr³। यहाँ पे WR जो है वो टॉर्क के बराबर है, तो 16T/πd³ भी हो गया एक तरह से। कैपिटल R जो है कॉइल का डायमीटर, वो कॉइल की रेडियस, और स्मॉल r जो है रेडियस ऑफ स्प्रिंग वायर, है ना। उसका शियर स्ट्रेस जो होता है शाफ्ट में, जो शाफ्ट में शियर स्ट्रेस होता है वो कितना होता है, टाउ इक्वल टू 16T/πd³। 1 किलोग्राम मीटर ये होता है 10 न्यूटन मीटर या 9.81 न्यूटन मीटर के बराबर। एक हॉर्स पावर जो होती है 746 वाट या ऑलमोस्ट 750 वाट के बराबर होती है। P जो होता है वो होता है 2π/Nt/60 वाट में, और T यहाँ पे है न्यूटन मीटर में है, और P जो होता है वही होता है 2π/Nt/60 और अपॉन में 750 और कर दो, ये हॉर्स पावर में आ जाएगा। यहाँ भी T की वैल्यू न्यूटन मीटर में और P की वैल्यू 2π/Nt/60 और 750 तो है ही, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा हॉर्स पावर में पावर मिलेगी, लेकिन जो T है वो किलोग्राम मीटर में होगा तब ये यूज करेंगे। और P की वैल्यू 2π/Nt/4500 हॉर्स पावर में मिलेगी पावर, और ये कब है जब T की वैल्यू किलोग्राम मीटर में है तो। उसके बाद द predominant effect of an axial tensile force on a helical spring is twisting। अगर हेलिकल स्प्रिंग है और उस पर अगर हम एक्सियल टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो उसमें ट्विस्टिंग आएगी उसके वायर में। एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग विल इंडिपेंडेंट ऑफ स्मॉल d और कैपिटल D पे डिपेंड नहीं करेगा। स्प्रिंग का एक्सटेंशन अगर हम कैपिटल D³ में स्मॉल d⁴ इस रेशियो को कांस्टेंट रखते हैं तो। यूलर का फॉर्मूला जो है लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड होता है, जबकि इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी स्लेंडरनेस रेशियो हो सबके लिए वैलिड है, पता नहीं क्यों लिखा, हो सकता है। रैंकाइन फॉर्मूला जो है वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है, कॉलम्स के लिए, है ना। जो एरिया होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का अप टू फ्रैक्चर वो हमें टफनेस देता है, और रेजिस्टेंस अगेंस्ट इम्पैक्ट लोडिंग यही टफनेस शो करता है। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी है उसी को हम टफनेस बोलते हैं।
डक्टिलिटी को हम कंप्यूट करने के लिए परसेंटेज एलोंगेशन कैलकुलेट करते हैं, यानी कि परसेंटेज एलोंगेशन के टर्म्स में डक्टिलिटी कैलकुलेट होती है। हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेनिट्रेशन एंड इंडेंटेशन। मेलेबिलिटी क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। इफ एन ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स P, अगर एक ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग है जिसपे एक्सियल फोर्स P लगा हुआ है, ठीक है, तो जो स्प्रिंग होगी उस पे शियर, बेंडिंग और ट्विस्टिंग तीनों फोर्स आएंगे। इफ एन ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल फोर्स P, देन स्प्रिंग विल बी सब्जेक्टेड टू कंबाइंड शियर, बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग है, उस पर एक्सियल फोर्स लग रहा है, तो जो स्प्रिंग होगी उस पर क्या क्या आएगा? उस पर आएगा शियर भी आएगा, बेंडिंग भी आएगा और ट्विस्टिंग भी आएगी। अगर क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है और उस पर अगर उसके एक्सिस पे अगर टॉर्क लगा रहा है, अगर एक्सिस के अबाउट अगर टॉर्क लग रहा है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग आएगी। क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है, उसके एक्सिस के अबाउट अगर टॉर्क लग रहा है तो उसमें बेंडिंग आएगी। और अगर एक ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग है, उस पर एक्सियल फोर्स अगर लग रहा है तो उसमें ट्विस्टिंग, बेंडिंग और शियर आएंगे। यूलर का फॉर्मूला जो होता है लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड होता है, यानी कि लार्ज स्लेंडरनेस रेशियो के लिए। अब बात करें स्प्रिंग्स की, तो K1 K2 होता है और M इसके बीच में मास है। अब ये ऊपर एक स्प्रिंग है K1, उसके नीचे मास लटका हुआ है और उसके नीचे एक और स्प्रिंग है K2 स्टिफनेस की। तो ये दिख तो सीरीज में रही है लेकिन एक्चुअल में ये पैरेलल में। टू एसरटेन द मैक्सिमम परमिसिबल एसेंट्रिसिटी ऑफ लोड्स ऑन कॉलम्स, द रूल जनरली फॉलोड इज मिडिल फोर्थ रूल। मैक्सिमम परमिसिबल एसेंट्रिसिटी के लिए मिडिल फोर्थ रूल अप्लाई करते हैं हम कॉलम में, लेकिन कॉलम जो है ये सर्कुलर है फिर। और किसी भी शेप के कॉलम के लिए जो इफेक्टिव लेंथ है वो लीस्ट लेटरल डायमेंशन से ज़्यादा होनी चाहिए। अलाउएबल स्ट्रेस जो होता है कॉलम में वो सिग्मा होता है पाई स्क्वायर EI अपॉन L इफेक्टिव का स्क्वायर। यहाँ से हम कह सकते हैं कि सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू I, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन L इफेक्टिव का स्क्वायर। इसके अलावा सिग्मा को हम लिख सकते हैं पाई स्क्वायर EA स्क्वायर अपॉन में L इफेक्टिव का स्क्वायर। यहाँ से हम कह सकते हैं कि पाई सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। और एक और भी लिख सकते हैं कि सिग्मा इक्वल टू पाई स्क्वायर EA अपॉन लैम्डा स्क्वायर। यहाँ से हम कह सकते हैं कि सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। अब बात करें सर्कुलर कॉलम की, तो सर्कुलर कॉलम के लिए R जो होता है वो होता है D/4 और R जो होता है ना वो होता है √I/A। ये निकालेंगे तो D/4 मिलेगा। इसके अलावा लेंथ टू डेप्थ रेशियो जो होता है L/D वो होता है λ/4। तो यहाँ से लैम्डा जो होता है L इफेक्टिव अपॉन में R, यानी कि L अपॉन में D/4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं L/D का रेशियो λ/4। हॉलो सर्कुलर कॉलम है, अगर एक कॉलम है हॉलो सर्कुलर, तो उसके लिए हॉलो सर्कुलर कॉलम के लिए और वो भी टेपर्ड है शायद, एक एक्स्ट्रा नहीं सर्कुलर कॉलम है हॉलो जिसका एक्सटर्नल डायमीटर कैपिटल D है, स्मॉल डायमीटर जो है वो स्मॉल d है। तो आउटर डायमीटर कैपिटल D, इनर डायमीटर स्मॉल d है। तो जो कोर का डायमीटर होगा इसके लिए वो होगा कैपिटल D स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर अपॉन में 4 कैपिटल D। कोर क्या होता है? एरिया इन विच एसेंट्रिक लोड इज अप्लाइड देन देयर विल बी नो टेंशन इन द सेक्शन। एक स्टील कॉलम है तो उसके लिए जो बकलिंग लोड होगा P इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, सही बात है। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस की बात करें तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होता है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2E। और प्रूफ रेजिलियंस क्या हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर V अपॉन में 2E, यहाँ पे V है वॉल्यूम। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू ग्रेजुअल लोडिंग की वजह से क्या होती है? सिग्मा स्क्वायर V अपॉन में 2E। और यही होता है प्रूफ रेजिलियंस, ग्रेजुअल लोडिंग की वजह से स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर होती है। स्ट्रेन एनर्जी की बात करें तो स्ट्रेन एनर्जी जो होती है वो होती है P डेल्टा/2 और यहाँ पे डेल्टा है PL/AE। तो यहाँ से स्ट्रेन एनर्जी जो आएगी वो आएगी P स्क्वायर L अपॉन 2AE। और इसको और भी लिख सकते हैं हम 2P स्क्वायर L अपॉन में पाई D स्क्वायर E। ए की वैल्यू पुट कर दो पाई D स्क्वायर बाई 4 तो आ जाएगा 1043। कह रहा है बीम सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट। अगर एक बीम है जिस पे कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट लग रहा है तो स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगी? 1/2 m × थीटा।
थीटा जो होगा वो ml/EI हो जाएगा कैंटिलीवर के लिए, और डेल्टा जो होगा वो ml²/2EI, हमें थीटा यूज़ करना है तो 1/2 m इंटू ml/EI, तो यहाँ से m²L/2EI। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन z। इफ फोर्सेस इन ऑल डायरेक्शंस आर सेम देन एप्सिलॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 गुना में एप्सिलॉन x या फिर 3 गुना एप्सिलॉन y, 3 गुना में एप्सिलॉन z, कोई सा भी लिख सकते हैं ना। एक टेपर्ड वायर है, d1 d2 डायमीटर है, उसका अगर p लोड लग रहा है तो डिफ्लेक्शन आएगा 4pl/πe d1 d2। और एक यूनिफॉर्म बार है, उस पर लोड लग रहा है तो उसका जो डिफ्लेक्शन आएगा वो आएगा pl/e। अगर l और p सेम है दोनों बार के लिए, यानी कि लेंथ और लोड सेम है, तो जो डिफ्लेक्शन होगा Δ1 वो Δ2 के बराबर होगा। सही बात है। तो यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा हमें कि अगर एक यूनिफॉर्म बार है, उसका डायमीटर d है, उसमें कन्वर्ट करना चाहें अगर हम टेपर्ड बार को सेम डिफ्लेक्शन और सेम लोडिंग के लिए और सेम लेंथ के लिए, तो हमारे पास आता है स्मॉल d इक्वल टू √d1 d2। और कोर के केस में यही चीज़ आती है कि जो डायमीटर ऑफ कोर है अगर हॉलो सर्कुलर कॉलम है तो उसके लिए आता है कैपिटल D² प्लस स्मॉल d²/4 कैपिटल D। अब डक्टाइल मटेरियल है, उस पर अगर हम टेंशन टेस्ट करते हैं तो जो ट्रू स्ट्रेस होगा वो होगा लोड अपॉन में ट्रू एरिया, और इंजीनियरिंग स्ट्रेस होगा लोड अपॉन में इनिशियल एरिया। तो यहाँ से इनिशियल एरिया तो ट्रू एरिया से ज़्यादा ही होगा किसी भी स्टेज पे टेंशन टेस्ट के केस में। तो इसका मतलब ये कि जो ट्रू स्ट्रेस होगी वो ज़्यादा आएगी इंजीनियरिंग स्ट्रेस से। ओके, और जो इंजीनियरिंग कर्व है वो हमेशा नीचे लाई करेगा ट्रू कर्व से अगर टेंसाइल टेस्ट हम कर रहे हैं तो। अगर डायमेंशंस ऑफ बार आर इंक्रीज्ड इन सम रेशियो देन मैक्सिमम स्ट्रेस इन द बार विल आल्सो बी इंक्रीज इन सेम रेशियो। अगर डायमेंशन को किसी रेशियो में अगर हम इंक्रीज करते हैं बार की, तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा बार में वो भी सेम रेशियो में इंक्रीज हो जाएगा। आइडियल इलास्टिक स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल जो होता है उसमें क्या होता है कि जो सिग्मा एप्सिलॉन कर्व होता है वो शुरू में तो एक स्ट्रेट लाइन होता है, एंगल पे होती है थीटा पे, और दोबारा भी एक स्ट्रेट लाइन होगा एक एंगल पे θ2 पे, लेकिन θ2 की वैल्यू इनिशियल थीटा से कम हो जाएगी। ये होता है स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल, इलास्टिक स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल। और जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है वो होता है ΔV/V, और ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वॉल्यूम चेंज, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में चेंज की वजह से का कितना वॉल्यूम है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वॉल्यूम चेंज। अच्छा, और जो नॉर्मली जो म्यू की वैल्यू होती है वो होती है -1 से लेके 0.5 तक, लेकिन इंजीनियरिंग मटेरियल्स के लिए 0 से 0.5 कंसिडर की जाती है। और जो डेल्टा होता है वो होता है γL²/2E, जिसको हम लिख सकते हैं ρgL²/2E। वेट जो होता है वो होता है गामा इंटू वॉल्यूम, और गामा बराबर ρg, और इसी को स्मॉल w भी लिखते हैं, यूनिट वेट या स्पेसिफिक वेट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वेट इक्वल टू ρgV, V इज वॉल्यूम, और इसी को हम लिख सकते हैं गामा इंटू V। मैग्नीट्यूड जो होता है यूनिट वॉल्यूम चेंज का वो होता है एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन z। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वॉल्यूम चेंज ये होता है एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन y प्लस एप्सिलॉन z। यही होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। उसके बाद द स्ट्रेस विच कैन बी विथस्टूड फॉर सम स्पेसिफाइड नंबर ऑफ साइकिल्स इज द फटीग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। एक्चुअली फटीग स्ट्रेंथ जो होती है वो ये होती है, ठीक है। और अगर एंड्योरेंस लिमिट की बात करें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लोड के लिए विथस्टैंड की जा सकती है। परसेंटेज एरर जो होता है एक्सटेंशन कैलकुलेशन में वो होता है 11.11%, ऑलमोस्ट 10% जो है। जैसे एक बार है जिसका डायमीटर 2D और D है, टेपर्ड बार है, और इसको हमें स्मॉल d में कन्वर्ट करना है, तो स्मॉल d में कन्वर्ट करने के लिए अंडर रूट मतलब ये तो यार D1 प्लस D2/2 कर दिया इन्होंने, 1.5D कर दिया। अगर एक बार है तो हमने पहले पढ़ा था कि एक टेपर्ड बार है ना, और एक उसको हमें एक प्रिज्मेटिक बार में कन्वर्ट करना है जिसका डायमीटर थ्रू आउट सेम है, तो उसके लिए जो डायमीटर होगा वो होगा अंडर रूट D1 D2। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि बार है जिसके दो डायमीटर हैं, जो लार्जर डाय है वो 2D है और स्मॉल D है,
तो जो अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो जो मतलब 2D है और एक D है, और अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो स्मॉल d की वैल्यू 1.5D आ रही है, दोनों को ऐड करके। चलो माना हमने। तो जो एक्सटेंशन कैलकुलेशन में जो एरर आएगी ना वो 11.11 आती है इस केस में, ऑलमोस्ट 10% है ना, जब स्मॉल d इक्वल टू 1.5 कैपिटल D आता है तब। अब डेल्टा की बात करें, डेल्टा होता है गामा L स्क्वायर अपॉन में 2E। अगर डायमेंशंस को डबल कर देंगे तो डेल्टा जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गामा L स्क्वायर अपॉन में 2E है, लेंथ को डबल करो, और B पे तो डायमीटर पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा। क्रीप की बात कर लेते हैं, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता डिफ्लेक्शन। क्रीप की बात करें तो क्रीप जो होता है ये होता है इंक्रीज इन प्लास्टिक स्ट्रेन, यानी कि परमानेंट स्ट्रेन विद टाइम एट कांस्टेंट लोड। लोड कांस्टेंट है लेकिन टाइम के साथ परमानेंट स्ट्रेन बढ़ रहा है। अब कुछ स्लोप डिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए डिफ्लेक्शन मैक्सिमम जब होगा जब उसका स्लोप 0 होगा, ठीक है। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके दोनों एंड्स हैं AB, और उस पर सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा है W। तो A और B दोनों एंड्स पे जो स्लोप आएगी वो आएगी WL स्क्वायर अपॉन 16EI, और जो डिफ्लेक्शन आएगा सेंटर पॉइंट पे वो आएगा WL क्यूब अपॉन में 48EI। अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिस पे UDL लग रहा है तो उस केस में जो इसकी दोनों एंड्स पे स्लोप आएगी वो आएगी WL क्यूब अपॉन 24EI, और जो डिफ्लेक्शन आएगा वो आएगा 5WL4 अपॉन 384EI, ठीक है। ये लोड है W किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और इनका रेशियो की बात करें अगर, तो जो पॉइंट लोड है वो 8/5 टाइम्स एक्स्ट्रा डिफ्लेक्शन कॉज करेगा UDL के कंपैरिजन में। इसके अलावा स्लोप की बात करें तो पॉइंट लोड स्लोप भी ज़्यादा क्रिएट करेगा UDL के कंपैरिजन में, कितना 1.5 टाइम्स एक्स्ट्रा, यानी कि 3/2 टाइम्स। एक कैंटिलीवर बीम है, L लेंथ है, उसके मिड पॉइंट पे यानी कि हाफ L/2 सपोर्ट से L/2 और फ्री एंड से भी L/2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट लोड लग रहा है P। इस केस में जो फ्री एंड होगा उस पे जो स्लोप आएगी वही पॉइंट B पॉइंट पे स्लोप के बराबर होगी, और उसकी वैल्यू आएगी PL स्क्वायर अपॉन में 8EI। और अगर डिफ्लेक्शन की बात करें तो डिफ्लेक्शन आएगा 5PL क्यूब अपॉन में 48EI। और अगर एक कैंटिलीवर बीम जो कि UDL कैरी कर रही है तो उसके लिए जो फ्री एंड पे स्लोप आएगी वो आएगी WL क्यूब अपॉन 6EI, डिफ्लेक्शन आएगा WL4 अपॉन में 8EI। एक सिंपली सपोर्टेड बीम जो कि UDL कैरी कर रही है तो स्लोप तो आएगी WL क्यूब अपॉन में 24EI, और जो डिफ्लेक्शन आएगा सेंटर पे वो आएगा 5WL4 अपॉन में 384EI। और अगर पॉइंट लोड कैरी करेगी सिंपली सपोर्टेड बीम तो उसके लिए जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा सेंटर पे वो आएगा WL क्यूब अपॉन में 48EI, और स्लोप आएगी दोनों एंड्स पे वो आएगी WL स्क्वायर अपॉन में 16EI। आगे देखते हैं। आगे ये है कि अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिस पर पॉइंट लोड लग रहा है, अब इसके सिंपली सपोर्ट्स को अगर फिक्स्ड सपोर्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो डिफ्लेक्शन जो होगा ना वो 1/4 ही रह जाएगा। अब एक सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसके लिए जो डिफ्लेक्शन होता है वो 1/I के प्रोपोर्शनल होता है और 1/B के भी प्रोपोर्शनल होता है। I होता है BD³/12, I इज प्रोपोर्शनल टू B। अगर विड्थ को डबल कर देंगे तो डिफ्लेक्शन जो होगा वो हाफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि I इज प्रोपोर्शनल टू B और डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू 1/B, ठीक है। डिफ्लेक्शन जो है 1/I के भी प्रोपोर्शनल होता है ना। और एक कैंटिलीवर बीम जो UDL कैरी कर रही है थ्रू आउट द स्पैन, तो उसके लिए जो स्लोप आएगी वो आएगी WL क्यूब अपॉन में 6EI फ्री एंड पे, और डिफ्लेक्शन फ्री एंड पे आएगा WL4 अपॉन में 8EI। वैसे ही अगर एक कैंटिलीवर बीम जिसके फ्री एंड पे अगर मोमेंट लग रहा है और दूसरी कैंटिलीवर बीम है सेम लेंथ की जिसके फ्री एंड पे पॉइंट लोड लग रहा है, तो उस केस में जो मोमेंट है, अगर हमें लोड के बराबर इफेक्ट स्लोप जनरेट करनी है, दोनों बीम में स्लोप अगर सेम जनरेट करनी है तो जो मोमेंट होगा वो कितना अप्लाई करें, तो वो होना चाहिए PL/2 के बराबर, तब जाके सेम स्लोप जनरेट होगी। जो मोमेंट की वजह से स्लोप आएगी ML/EI, और जो लोड की वजह से आएगी PL स्क्वायर अपॉन में 2EI। दोनों को इक्वेट कर देंगे, यहाँ से रिलेशन मिल जाएगा M और PL तो लोड में। उसके बाद
एक कैंटिलीवर बीम जिसके फ्री एंड पे यूनिट लोड लग रहा डब्ल्यू लोड लग रहा है, तो जो इसका स्लोप होगा वो होगा WL² और डिफ्लेक्शन होगा WL³ जो डिफ्लेक्शन होता है वो L³ के प्रोपोर्शनल होता है θL² के। इस केस में सिर्फ पॉइंट लोड के केस। अगर मोमेंट लग रहा है कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पे तो जो स्लोप होगी वो ML/EI, डिफ्लेक्शन हो जाएगा ML²/2EI। अगर एक फिक्स्ड बीम है जिसके सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा है W, तो उस केस में जिसका जो डिफ्लेक्शन आएगा वो आएगा WL³/192EI सेंटर पे। और स्लोप की बात करें तो फिक्स्ड एंड पे भी 0 और मिड पॉइंट पे भी 0। एक फिक्स्ड बीम है जिस पे UDL लग रहा है थ्रू आउट, तो उसके लिए जो डिफ्लेक्शन आएगा सेंटर पे वो आएगा WL4/384EI। ठीक है। और इलोंगेशन जो होता है बार का सेल्फ वेट की वजह से वो होता है WL/2AE। एंड यहाँ पे दिखने में ये है कि एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, एरिया पे इंडिपेंडेंट होता है डिफ्लेक्शन। उसके बाद E की वैल्यू होती है 3K1 - 2μ = 2G1 + μ = 9kg/3K+G। और म्यू जो होता है वो होता है 3K - 2G/6K+2G। म्यू जो होता है 1/m के बराबर होता है, और n जो होता है उसी को G से शो करते हैं। जो डेल्टा होता है वो होता है γL²/2E, और सिग्मा होता है ε/E, और एप्सिलॉन जो होता है वो होता है डेल्टा/L या डेल्टा L/L। अब सिग्मा जो है वो गामा के प्रोपोर्शनल होता है और L² के भी प्रोपोर्शनल होता है, और सिग्मा जो है वो एप्सिलॉन के प्रोपोर्शनल होता है, और डेल्टा जो है L² के प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, एक चीज़ और, डेल्टा जो है वो L² के प्रोपोर्शनल होता है, पर सिग्मा L के प्रोपोर्शनल होता है, नॉट L² के। हमने गलती से बोल दिया था, है ना। सिग्मा जो होता है वो होता है E∝ΔT। सिग्मा की वैल्यू E∝ΔT के बराबर होती है। यहाँ पे डेल्टा अगर नहीं दिया तो T1 की वैल्यू 50 डिग्री सेल्सियस ले लेंगे। डेल्टा L होता है L∝ΔT, और डेल्टा सिग्मा होता है E∝ΔT। डेल्टा जो होता है γL²/2E होता है, और ये एरिया पे इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद जो बॉसिंगर इफेक्ट होता है वो क्या होता है, ये बताता है कि जो हिस्टेरेसिस लॉस हो रहे हैं लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान, बॉसिंगर इफेक्ट टेल्स अबाउट द हिस्टेरेसिस लॉस ड्यूरिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग। ठीक है। जो मटेरियल की डक्टिलिटी होती है वो परसेंटेज इलोंगेशन के थ्रू कैलकुलेट होती है। डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल कैलकुलेटेड यूजिंग परसेंटेज इलोंगेशन। ठीक है। अब एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिसके लेफ्ट एंड से A डिस्टेंस पर पॉइंट लोड लग रहा है, दूसरी साइड का डिस्टेंस स्पैन है B, तो RA की वैल्यू हो जाएगी PB/L और RB की वैल्यू हो जाएगी PA/L। डेड माइल्ड स्टील में जो कार्बन कंटेंट है वो 0.15% से कम होती है। अगर आयनिक सॉलिड्स की बात करें तो म्यू की वैल्यू 0.2 होती है। ब्रिटल और रिजिड मटेरियल में प्लास्टिक जोन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि इलोंगेशन आफ्टर इलास्टिक लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि बहुत कम होता है, अगर होता भी है तो। सिग्मा की वैल्यू बात करें तो अगर एक बार है जिसको तीनों डायमेंशन में रिस्ट्रेन किया हुआ है तो सिग्मा आ जाएगा α/TE/में, यानी कि E∝ΔT/1 - 2μ। और अगर दो डायमेंशन में रिस्ट्रेंड है तो E∝ΔT/1 - μ, और अगर सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रिस्ट्रेन है तो E∝ΔT। एक अगर रिजिड मटेरियल है जो कि परफेक्टली प्लास्टिक है तो उसके लिए सिग्मा और एप्सिलॉन का कर्व हॉरिजॉन्टल होगा। एक अगर मटेरियल इलास्टिक भी है और परफेक्टली प्लास्टिक भी है तो इलास्टिक के लिए तो शुरू में एक स्ट्रेट लाइन बनेगी थीटा एंगल पे, पॉजिटिव थीटा एंगल पे। उसके बाद परफेक्टली प्लास्टिक हो जाएगा तो वो फिर से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। एक रिजिड है बट स्ट्रेन हार्डनिंग है, तो इस केस में ये ग्राफ जो होगा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। इसको देखना पड़ेगा एक बार। उसके बाद लीनियर इलास्टिक है, उसमें क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी थीटा एंगल पे, पॉजिटिव थीटा एंगल पे। और लीनियरली इलास्टिक प्लास्टिक है अगर, तो उस केस में इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक वाला ही ग्राफ बनेगा, यानी कि शुरू में स्ट्रेट लाइन, फिर लेकिन ये अलग होगा ग्राफ। लीनियर इलास्टिक प्लास्टिक में क्या होगा कि शुरू में स्ट्रेट लाइन बनेगी θ1 एंगल पे, और दोबारा वो एंगल θ2 एंगल पे हो जाएगी, और जो एंगल होगा ये कम हो जाएगा, है ना। इसी को हम लीनियर हार्डनिंग भी बोलते हैं।
मटेरियल को। और उसके बाद डक्टाइल मटेरियल जो होते हैं उनका लार्ज प्लास्टिक जोन होता है, जबकि ब्रिटल का नहीं। अभी एक और इसमें यह है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जो यूवीएल कैरी कर रही है, और जो मैक्सिमम लोड है वो सेंटर पे है। ट्रायंगुलर यूवीएल है लेकिन सेंटर पे मैक्सिमम वैल्यू है। तो उसके लिए जो थीटा भी आएंगे वो आएंगे 5WL3/192 EI, और जो डिफ्लेक्शन आएगा वो आएगा WL4/120 EI। एक कैंटिलीवर बीम है जिस पे ट्रायंगुलर लोडिंग लग रही है। अगर लोडिंग जो है फिक्स्ड एंड पे मैक्सिमम है तो उस केस में जो स्लोप आएगी वो आएगी WL3/24 EI, और डिफ्लेक्शन आएगा WL4/30 EI। और यही कैंटिलीवर बीम यूवीएल कैरी कर रही है, लेकिन अगर मैक्सिमम लोड फ्री एंड तक है और फिक्स्ड एंड पे लोड 0 है तो क्या होगा, तो स्लोप जो होगी वो WL3/80 आएगी, जो कि ज़्यादा आएगी। और जो डिफ्लेक्शन आएगा वो आएगा 11WL4/120 EI, ये भी ज़्यादा, ये पिछले वाले केस से है ना। एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिसके सेंटर पे अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो इसके लिए स्लोप आएगी WL2/16 EI, और जो डिफ्लेक्शन आएगा वो आएगा WL3/48 EI, और स्ट्रेन एनर्जी आएगी W∆/2, यानी कि W²L3/96 EI। ये स्ट्रेन एनर्जी आती है 1/2 W∆ या 1/2 P∆। स्ट्रेन एनर्जी जो होती है U, वो होती है 1/2 सिग्मा एप्सिलॉन V, यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन और वॉल्यूम इसका हाफ, ये स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम इनको मल्टीप्लाई करो, इसका हाफ निकालेंगे, स्ट्रेन एनर्जी मिलेगी। किसी भी मेंबर की जो स्ट्रेन एनर्जी होती है वो होती है इक्वल टू वर्क डन ऑन इट टू डिफॉर्म इट। अगर मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी की बात करें तो यील्ड लोकस जो होता है वो इलिप्स होता है। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के लिए जो यील्ड लोकस होता है वो इलिप्टिकल होता है। एल्यूमिनियम एक डक्टाइल मटेरियल है, और जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी होती है, मतलब एल्यूमिनियम इज ए डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। इसके लिए जो डक्टाइल मटेरियल है उसके लिए हम मेनली प्रेफर करते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, लेकिन अगर वो नहीं है तो हम अप्लाई करेंगे मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं उनके लिए जो रैंकाइन की थ्योरी होती है वो यूज की जाती है, और रैंकाइन थ्योरी को हम बोलते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। एक ट्रांसमिशन शाफ्ट है जिस पे कि बेंडिंग लोड लग रहा है तो उसको हम मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी के बेस पर डिज़ाइन करेंगे, यानी कि मैक्सिमम नॉर्मल या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के बेस पर डिज़ाइन करेंगे। एक शाफ्ट है ट्रांसमिशन शाफ्ट जिस पे कि बेंडिंग लोड लग रहा है तो उसको हम मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी के बेस पर डिज़ाइन करेंगे। अब डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम स्ट्रेस का, सिग्मा T इज इक्वल टू, तो इसके लिए जो सिग्मा T² इज इक्वल टू सिग्मा 1² प्लस सिग्मा 2² माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये होता है मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के अकॉर्डिंग सिग्मा T² इक्वल टू सिग्मा 1² प्लस सिग्मा 2² माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2। और जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी होती है जिसको हम ट्रेस्काज थ्योरी बोलते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी ट्रेस्काज थ्योरी, इसको हम हेक्सागन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो वो लोकस या पाथ बनता है वो हेक्सागोनल होता है ना। और मैक्सिमम जो प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या रैंकाइन थ्योरी है वो स्क्वायर शेप का बनता है। और जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी है जिसको हम सेंट वेनेंट थ्योरी भी बोलते हैं, ये होता है रोम्बस शेप का। और जो मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी या मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी होती है इसको हम वॉन मिसेस हेंकी थ्योरी भी बोलते हैं, ये इलिप्टिकल होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी रैंकाइन के अकॉर्डिंग, रैंकाइन थ्योरी भी बोली जाती है, स्क्वायर शेप की होती है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी इसको सेंट वेनेंट थ्योरी भी बोलते हैं, रोम्बस शेप की होती है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी त्रिस्काज थ्योरी होती है, हेक्सागोनल शेप की होती है। उसके बाद इस शाफ्ट मेड अप ऑफ डक्टाइल मटेरियल, शाफ्ट डक्टाइल मटेरियल का तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी अप्लाई करेंगे, लेकिन आगे देखते हैं। ये शाफ्ट है जो कि डक्टाइल मटेरियल का बना हुआ है और ये सब्जेक्टेड है बेंडिंग और ट्विस्टिंग दोनों से, तो इसको हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के बेस पर डिजाइन करते हैं। पॉइंट नंबर 1100 ये कहता है कि अगर सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 है और सिग्मा 3 इक्वल टू 0 है तो क्या होगा। अगर सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 नहीं है और दूसरा सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर नहीं है और दूसरा सिग्मा 3 0 है
तो जो फिजिकल बाउंड्री होगी रैंकाइन फेलियर थ्योरी की, वो एक स्क्वायर शेप्ड बाउंड्री होगी, यानी कि रैंकाइन फेलियर थ्योरी के अकॉर्डिंग जनरली स्क्वायर ही बनता है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 बराबर नहीं है और सिग्मा 3 0 है, यानी कि 2 डायमेंशनल लोड लग रहा है और दोनों लोड अलग अलग हैं, तो भी जो शेप होगी वो स्क्वायर होगी, ऐसा कहा गया है। ठीक है, 1100 पॉइंट कंप्लीट होते हैं यहाँ पर।